बैठे साथी, बैठे, जल्दी से बैठिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रेसिडेंट पाक फरदमीन पार्टी, सेंट्रल नेशनल कैबिनेट के तमाम जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट टाउन के तमाम जिम्मेदारान, शोबाजात से आए हुए तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, कराची के कारकुनों, मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। झंडे नीचे कर लें सारे साथी, झंडे नीचे करें। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मीडिया के तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, आपके सुनने वाले न्यूज डायरेक्टरान और आपके टीवी चैनल में जितने साथी बैठे हैं पीछे, उनसे गुजारिश है कि आज मेरी बात पाकिस्तानियों तक पूरी पहुंचाई जाए। मैं वो कुछ कहने जा रहा हूं जो मैंने इससे पहले बातें नहीं की हैं, और आज मैं पाकिस्तान के लोगों के सामने अपनी बात जो आज तक मैंने नहीं की है, मेरे सीनों में है, मैं आज वो रखना चाहता हूं। तो मेरी गुजारिश है, ये कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, शहरग है इकोनॉमी की, और ये मुल्क इस कराची से चल रहा है। तो मेरी बात आज पाकिस्तान के लोगों तक पूरी पहुंचाई जाए। सबसे पहले अल्लाह ताला जनाब सैफुद्दीन भाई के दर्जात बुलंद करे, उनके लवायतीन को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे जख्मी साथियों को, जिम्मेदारों को अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला जालिमों का हिसाब करे। मैं इस मौके पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस दुख के मौके पर उन्होंने उसी रात जिस दिन ये हादसा हुआ है अपना वक्त भेजा, फिर सैफुद्दीन भाई के जनाजे में उन्होंने शिरकत की। हम उनके एहसानमंद हैं। मैं एमक्यूएम के अबू बकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे दुख के लम्हात में सैफुद्दीन भाई के जनाजे में उन्होंने शिरकत की। पाकिस्तान के लोगों, 3 मार्च 2016 को जब हम आए थे तो 90 खुला था, सेक्टर ऑफिसेस खुले थे, ये रेंजर्स थी, आर्मी थी, एजेंसियां थी, पुलिस थी। 20 से 22 आदमी रोजाना मरता था। इलाके बटे हुए थे और हर 1 घंटे के बाद टीवी पे डब्बा चलता था, फला जगह फायरिंग हो गई, 2 मर गए, 4 मर गए, 6 मर गए, कभी 50 भी मरते थे, कभी 18 मरते थे, कभी 10-12 भी मरते थे, और एवरेज निकालो तो हर दिन, महीने के हर दिन एवरेज 20 से 22 लोग मरते थे। और इस कराची को मकबूजा कराची का नाम दिया जाता था। उस वक्त के लोगों की जुबानों से 35 सालों से ऑपरेशन चल रहा था, आर्मी ऑपरेशन चल रहा था, अमन नहीं हो पाया था इस शहर में, बंदे मरना बंद नहीं हो पाए थे शहर में। कश्मीर में हुर्रियत पसंद कोई अमल करते थे जिद्दोजहद आजादी के लिए उसका,
रॉ उसका रिएक्शन कराची में देती थी, अपने एजेंटों के जरिए उसका जवाब कराची में देती थी। कश्मीर के पैरेलल, मकबूजा कश्मीर के पैरेलल रॉ ने, इंडिया ने कराची में अपना नेक्सस 25 सालों से मजबूत निजाम बना रखा था। मैंने और अनीस कायम खानी ने आकर कराची के नौजवानों को आवाज लगाई कि यह रास्ता ठीक रास्ता नहीं है। हमारा किरदार था, हम अपने ओहदे छोड़कर गए हुए थे। हम गद्दार नहीं थे जिस दिन तक एमक्यूएम में थे, एमक्यूएम के वफादार थे, अल्ताफ हुसैन के वफादार थे। जब इख्तिलाफ हो गया तो छोड़ दी उसकी पार्टी, उसका ओहदा छोड़ दिया, उसके साथ बैठकर मुनाफकत नहीं की, अपने आप को अलहदा कर लिया। वापस आए तो उसका झंडा, उसका नाम, उसका निशान नहीं अपनाया, अपनी शनाख्त बनाई और आवाज लगाई नौजवानों को कि कराची के नौजवानों, ये रास्ता ठीक नहीं है। ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों से बना है। इस मुल्क के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, हमारे मसाइल हैं, हमारी शिकायतें हैं, उसका ये हल नहीं है कि हम किसी के हाथों में खेलें और हथियार से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। इस कराची के नौजवानों ने मेरी बात पे लब्बैक कहा, मेरी बात मानी और इस कराची में जितना भी हथियार था, जो है पाकिस्तान के लोगों, तुम टीवी पे देखते हो कि आज फलां जगह से असला पकड़ा गया, आज फलां जगह से बड़े बड़े कैशेस पकड़े गए, आज फलां जगह से हथियार पकड़ा गया। तो ये सब कुछ पकड़ा नहीं जाता था, ये कराची के नौजवान अपने हाथों से जमा कराते थे। रियासत को और उसके इदारों को ये कुछ भी पकड़ा नहीं जाता था, इसका 1% भी पकड़ा नहीं जाता था। इन नौजवानों ने अपने हाथों से, कराची के नौजवानों ने अपने हाथों से ये हथियार जमा कराए हैं और रियासत को मैंने आवाज लगाई कि ऐ रियासत के चलाने वालों, तुम जिस तरह से बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों से उतार कर लोगों को एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर उनको फूलों का गुलदस्ता पेश करते हो, उनको वजीर आला कोर कमांडर चेक पेश करता है कौमी धारे में शामिल होने के लिए, अच्छा काम करते हो। ये अच्छा काम एक दफा तुम मेरे शहर के नौजवानों के साथ भी करो, खास तौर पर मेरी कौम के नौजवानों के साथ भी करो। उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के जिम्मेदार थे इदारों के, चूंकि अल्ताफ हुसैन बंदे मारता था, रॉ बैठी हुई थी पंजे गाड़कर, 35 सालों से ऑपरेशन कर करके थक गए थे, रॉ के तसल्लुत को नहीं खत्म कर सके थे और कराची ब्लीड कर रहा था, रस रहा था, खून रस रहा था। चप्पे चप्पे पे रेंजर थी। उनको जब ये दो तरफा अमल नजर आया तो उन्होंने एक सुख का सांस लिया कि हम ये किरदार, वो खुद भी कहते थे कि हम ऑपरेशन करके आज तक कहीं पे भी अमन नहीं हुआ। और फिर उन नौजवानों की कदर थी जो इस रास्ते पर आए और जिन्होंने हथियार छोड़ा इस कराची में, और हथियार भी ऐ पाकिस्तान के लोगों को हवाई फायरिंग करने वाला हथियार नहीं था। मेरे पास वीडियोज हैं, तस्वीरें हैं, दिखाऊंगा। कोई हवाई फायरिंग, शादी में फायरिंग करने के लिए हथियार नहीं था, एंटी एयरक्राफ्ट गने थी, रॉकेट लॉन्चर थे, एंटी टैंक लॉन्चर्स थे,
एंटी एयरक्राफ्ट गने थी, फौज से लड़ने का सामान सारा दे रखा था रॉ ने, और वो ऑपरेशन करके छापे मारकर नहीं बाजियाब हुए। अपने हाथों से इस कराची के नौजवानों ने इस रियासत को हवाले किया है। कोई चैलेंज करेगा तो मैं नाम बताऊंगा कि कौन कौन किस किस वक्त जिम्मेदार था और किस किसने ये तमाम चीजें तय की हैं, डील की हैं, और इन नौजवानों की क्या कदर थी। इसलिए कि उस वक्त दुश्मन तुम्हारे सर पर बैठा था। आज जब ये तमाम रो का तसल्लुत इस शहर से खत्म हो गया, जब इस शहर में अमन हो गया, और फिर हमारी आवाज पर कराची का मुहाजिर, कराची का पख्तून, कराची का सिंधी, कराची का बलोच, पंजाबी, सराइकी, बंगाली, कश्मीरी, हजारेवाल, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मेमन, काठियावाड़ी, तमाम जुबानें, तमाम मसलक के लोग जब एक पाक सरजमीन पार्टी के झंडे और नजरिए पे आ गए और ये तय कर लिया कि हां, हम अपने इख्तिलाफात रखेंगे, लेकिन हम अपने इख्तिलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलेंगे। और हमने तय किया, बबांगे दो इख्तिलाफात किए लेकिन किसी पर पत्थर नहीं मारा। तो ये शहर ने देखा कि 6 सालों से किसी कब्रिस्तान, किसी पार्टी के कब्रिस्तान में कोई लाश नहीं गई। किसी इलाके से गुजरने वाले किसी इलाके के लोगों को किसी ने बस से उतारकर काट कर वीडियो बनाकर नहीं भेजा। कहीं किसी 2 इलाकों में फायरिंग नहीं हुई और इस शहर में अमन हो गया। आज एक इंसान भी नहीं मरता है। लेकिन इस सारे अमन को जो लोग आज इंजॉय कर रहे हैं, वो माजी को भुला बैठे। इस पाकिस्तान में अजब बदकिस्मती है कि हर चंद सालों के बाद अफसर बदल जाता है और आने वाले अफसर पिछले वाले अफसर की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको वो हालात पेश नहीं है। उसको अमन देखकर नई मस्ती लग जाती है। वो समझता है कि ये अमन सदियों से ऐसे ही था, ये अमन हमेशा से ऐसे ही था। उसको फिर अपनी अफसरी का घमंड हो जाता है, उसको अपनी अफसरी का जोर हो जाता है, और वो कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है इस पाकिस्तान में। इदारे की कोई मेमोरी नहीं है, इदारे की कोई याददाश्त नहीं है। इंडिविजुअल्स पाकिस्तान चला रहे हैं, मूड पे पाकिस्तान चल रहा है, अपनी पसंद नापसंद पे पाकिस्तान चल रहा है। आने वालों को जब अमन मिला तो वो पिछले हालात भूल गए, सारे हालात भूल गए। फिर नुक्ताचीनी शुरू हो गई कि मुस्तफा कमाल के पास फलां क्यों आ रहा है, मुस्तफा कमाल के पास फलां लड़का क्यों आ रहा है, मुस्तफा कमाल के पास वो क्यों आ रहा है, उसके ऊपर तो ये इल्जामात हैं, उसके ऊपर तो ये इल्जामात हैं, उसने ये किया, उसने ये किया। जब वो लड़का हथियार लेकर खड़ा था, तुमसे लड़ाई कर रहा था, तो तुम उस वक्त के तुम्हारे लोग मिन्नतें कर रहे थे कि इनको सीधे रास्ते पे लेकर आओ। आज जब उसने रियासत की कदर करके पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, तो आज तुम उस पर, आज के लोग उस पर सवालात उठाते हो। तो उसी वक्त उससे लड़ना था जब उसके हाथ में हथियार था। अपने लोगों से पूछो, सब जिंदा हैं, कि क्या इन लड़कों से, कराची के नौजवानों से क्या तय किया उन्होंने? ये सब जिंदा हैं। हम जर्फ वाले लोग हैं, सीनों में
राज रखने वाले लोग हैं। आज आप ये कहते हैं फला ये है, फला ये है, ऑब्जर्वेशन है, रेड मार्क है, पता नहीं ये सुधरे भी या नहीं सुधरे। 6 सालों में पत्थर नहीं मारा। आज अमन हमारी वजह से है। हम पर जो वाजिब भी नहीं थी कुर्बानी, हमने वो कुर्बानी दी है। आज भी अगर हमें कोई अच्छी अच्छी सामने बातें करे और अपनी पॉलिसी में हमें शक की निगाह से देखे, इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की हो नहीं सकती। मैंने बारहा कहा है कि भाई आज आप जो हमारे साथ कर रहे हैं, क्या मजाल है साद रिजवी की। ये अल्लाह के रसूल का नाम लेकर दहशतगर्दी करने वाले मुट्ठी भर लोगों की क्या मजाल है कि वो पुलिस और रियासती इदारों के मौजूद होते हुए वो इस तरह से दंदनाते फिरे, हम पर, हमारे नियत्ते लोगों पर गोली चलाते फिरे। आज मैंने आपको बारहा कहा है कि देखो, ये दीन का भी उसूल नहीं है कि एक दफा जिसने तौबा कर ली आप उस पर बार बार शक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उनमें से या अबू जहल में से किसी एक को मेरे हवाले कर दे। या रब, अबू जहल में से ये हजरत उमर में से किसी एक को मुसलमान कर दे। ये आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। मैं सवाल करता हूं, जब आकाए दो जहां खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दुआ मांग रहे थे इन दो अफराद के लिए, तो क्या उस वक्त हजरत उमर किसी मस्जिद के इमाम थे? अबू जहल किसी यतीम खाने का इंचार्ज था? क्या लोग थे? क्यों मांगी? क्यों मांगी दुआ इनके लिए? खराब लोग थे तो क्यों मांगी दुआ? और जब दुआ कबूल हो गई तो हजरत उमर तलवार लेकर शहीद करने आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सबको ये वाकया पता है। आए और उसके बाद कलमा पढ़ा, तलवार छोड़ी, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। तो आज के दौर के रियासत के लोग होते उस जमाने में, तो जैसे ही हजरत उमर ने तलवार रखी थी उसकी जीआईटी बनाते कि अब बता तू पहले क्या कर रहा था। नहीं बनाई, हुजूर ने नहीं बनाई जीआईटी कि उमर पहले क्या कर रहे थे। कलमा पढ़ने के बाद नहीं बनाई जीआईटी कि पहले का हिसाब दो। वो हजरत उमर 6 बर्रे आजमों में मुसलमानों का झंडा गाड़ने वाले बने, खुलफा राशिदीन बने। ओहद के मैदान में 70 सहाबी शहीद हुए। मुसलमानों को जुज़वी नाकामी हुई, जुज़वी नाकामी। और उस नाकामी, मुसलमानों की जुज़वी नाकामी, वो कुफ्फार की जुज़वी फतह का सिपह सालार खालिद बिन वलीद थे। वो खालिद बिन वलीद जिसकी वजह से मुसलमान जंगे ओहद में जख्म लगे, वो जब कलमा पढ़ने आए तो कलमा पढ़ाने के बाद गज़वा ओहद की मुसलमानों को जीआईटी बनवानी चाहिए थी, नहीं बनवानी चाहिए थी खालिद बिन वलीद की? कलमा पढ़ने के बाद गज़वा ओहद की जीआईटी बनवानी चाहिए थी, नहीं बनवानी चाहिए थी? नहीं बनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाई खालिद बिन वलीद की जीआईटी, ओहद की जीआईटी नहीं बनी। वो खालिद बिन वलीद पूरा इराक और आधा शाम फतह करने वाले बने, एक एक जंग में 9 तलवारें तोड़ने वाले बने,
सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब जिनको मिला, नहीं बनाई जीआईटी। तुम हुजूर से बड़े हो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन से बड़े हो, तुम उनके उसूलों से ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा मोतबर हो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुओं की पार्टी के कर्ता धर्ता थे कांग्रेस में। अल्लाह ने दिल को फेरा, मुस्लिम लीग में आ गए, तो मुसलमानों, बर्रा सगीर के मुसलमानों को कायदे आजम की जीआईटी बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी? कि क्या कर रहे थे मुसलमान होते हुए हिंदुओं की पार्टी में? क्या कर रहे थे? क्या बनाई बर्रा सगीर के मुसलमानों ने कायदे आजम की जीआईटी? बनाई, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई कायदे आजम की। अगर बनाते तो बदबख्तो आज तुम पाकिस्तान में नहीं बैठे होते, आजाद मुल्क में। आज वो बाबाए कौम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। अगर जीआईटी बना देते तो आज भी हिंदुओं के गुलाम होते। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये है चमन हमारा, गुलिस्ता हमारा। वही अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखते हैं, तो बनाना था ना जीआईटी, अल्लामा इकबाल की जीआईटी बनानी थी। कैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं बनाई मुसलमानों ने जीआईटी, नहीं बनाई। आज वो मुसव्विर पाकिस्तान है जिसके ख्वाब पर पाकिस्तान बना। ऐ पाकिस्तान चलाने वालों, तुम मेरे निहत्थे साथियों पर और मुझ पर पंजाब से किसी दहशतगर्द को लाकर गोली चलाकर मारना चाहते हो, मुझे यह कबूल नहीं है। अगर मुझे मरवा नहीं है तो मुझे शहर के अल्ताफ हुसैन से गोली पड़वाओ, मुझे बाहर से लाकर किसी से गोली मत पड़वाओ। मुस्तफा कमाल तुम्हारे किसी एजेंट पंजाब से लाकर एजेंट से गोली नहीं खाएगा। मुझे अगर गोली मारनी है, अल्ताफ हुसैन को बड़ा करो, उससे गोली पड़वाओ मुझे, मेरे निहत्थे साथियों को। आज ये अमन, ए पाकिस्तान चलाने वालों, मैं हैरत ज़दा हूं तुम्हारी किस्मतों पे, तुम्हारी सोच पर कि तुम किसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हो। इस पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमने अपना खून देकर, मेरे नौजवानों ने अपना खून देकर, अपनों से ताने सुनकर इस पाकिस्तान को, उस दुश्मन को, इंडिया वो दुश्मन था, उसके तसल्लुत को, अल्ताफ हुसैन तो एक छोटा सा फैक्टर है इंडिया का, पीछे तो इंडिया है, पीछे तो रॉ है। तुम उस दुश्मन को फौज लगाकर नहीं खत्म कर सके थे। ये मेरे नौजवानों ने अपने किरदार से, इनके खून में पाकिस्तान बनाने वालों का खून है। इन्होंने अपने आबाव अजदाद के खून की तजदीद की है, इन्होंने इस पाकिस्तान को बचाया है। आज ऐ मुल्क वालों सुनो, तुम हमारे कमाए हुए पे पल रहे हो, तुम हमारे कमाए हुए पे पल रहे हो। आज तुम इन पर गोलियां चलवा रहे हो अपने चंद टके की, चंद छोटी छोटी बदकिरदार किस्म की आरजुओं के लिए, अपने चंद जाती मफाद के लिए।
20-20 लोग, 22-22 लोग जब मरते थे तो इन लोगों की कदर थी। आज अमन हो गया है, इनकी कदर चली गई है और हमें दीवार से लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। 6 साल हो गए, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रही बात। 6 साल हो गए सब्र करते हुए, समझाते हुए, सब्र करते हुए, समझाते हुए। साहब लोगों को समझ ही नहीं आ रही बात। साहब लोगों को मस्ती लग गई है अमन देखकर। जो पहले साहब थे उनको जब रोजाना 20 लोग मरते थे और वो मौजूद थे बंदूक लेकर, तो सब अच्छा लगता था। सारा ये बड़ी समझ आती थी सारी बात। अब साहब लोगों को अमन देखकर ये सब मस्ती लग गई है। तो मेरा काम है आवाज लगाना पाकिस्तान के लोगों के सामने। इस शहर का और इस मुल्क का, ये मेरा नुकसान नहीं, इस मुल्क का नुकसान है। इस मुल्क का मुकदमा रखना कि किसी जात, किसी इंडिविजुअल की सोच से इस मुल्क को नुकसान हो रहा है। किसी इंडिविजुअल की सोच से, तंग नजरी से, सोच से इस मुल्क को नुकसान हो रहा है। हमने इसलिए पीएसपी नहीं बनाई थी कि हमारा काम सिर्फ एमक्यूएम को हरवाना हो बस। हमने इसलिए पीएसपी नहीं बनाई थी। हमने इसलिए पीएसपी बनाई थी कि इस शहर में एमक्यूएम की इजारादारी होने के बावजूद वो लोगों की खिदमत नहीं कर पा रही थी, वो लोगों को सर्व नहीं कर पा रही थी, वो नौजवानों को गलत रास्ते पे लेकर जा रही थी, वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा बन रही थी। मेरा नौजवान, मेरा शहरी, मेरा बुजुर्ग, मेरी मां, बहन, बेटी पानी से तरस गए, सीवरेज के निजाम सही होने से तरस गए, रोजगार से तरस गए, कचरे से तरस गए, सफाई से तरस गए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत आमा की सफाई, सेहत आमा के मामलात, सबसे तरस गए। रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं। हमने ये पार्टी इसलिए बनाई थी और बनाई है कि हमें अल्लाह ताला ने वो किरदार, वो एक्सपीरियंस, वो काम सिखाया है, वो तजुर्बात दिए हैं, वो किरदार बनाया है जिससे हमने इस शहर को के लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा की थी, उनकी खिदमत की थी, उनको सर्व किया था, इस शहर को डेवलप किया था, इसको दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में बनाया था। इस शहर को तरक्की का जाल बिछाया था। हमने ये पार्टी इसलिए बनाई थी कि हम ये तरक्की इस शहर में दोबारा कर सकते हैं और सब लोग फेल हो गए। और यही पैगाम लेकर अमन के साथ हमने जिद्दोजहद की, मेरे साथियों ने जिद्दोजहद की और इलेक्शन का हिस्सा बने। किसी से भीख नहीं मांगा कि हमारी मदद करो। मेरे कारकुनान, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जिम्मेदार भूखे रहकर, प्यासे रहकर आज के इस दौर में पैसे वाली पार्टियों को छोड़कर गली गली, कूचे कूचे शहर में घूम घूम कर लोगों को पाक सरजमीन पार्टी का नजरिया समझाया, पैगाम समझाया और लोगों को इस बात पर कायल कर लिया कि लोग अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए हमारा हिस्सा बने, हमें वोट दें। 2018 में 9:15 बजे रात तक टीवी पे 2 इलेक्शन के रिजल्ट कराची के चल रहे थे। एक अरशद बोरा का NA 254 और एक मुस्तफा कमाल का NA 249। दोनों में 10-10% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट में कई हजार वोटों से आगे थे। अरशद बोरा के 326 पोलिंग स्टेशनों में सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया और आज भी फुटेज मौजूद है। 21 पोलिंग स्टेशनों पे अरशद बोरा को 8,222 वोट मिले हुए थे और वो मुखालिफ पार्टी से 1,500 वोटों से आगे था।
मुस्तफा कमाल को 7,000 वोट मिले हुए थे 19 पोलिंग स्टेशनों पे, वो 1200 वोटों से मुखालिफ से आगे था। अभी मुस्तफा कमाल के 248 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट बाकी थे। अभी अरशद वोरा के 305 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट बाकी थे। आरटीएस सिस्टम मुल्क का खराब हो गया, फ्रॉड, कराची का रिजल्ट आना बंद हो गया, वाना वजीरिस्तान से रिजल्ट आ गया, बलूचिस्तान के कोलू से रिजल्ट आ गया, अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गया। 3 दिनों तक कराची का रिजल्ट नहीं आया, और जब कराची का रिजल्ट आया 3 दिनों के बाद, तो अरशद वोरा के 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट और 305 पोलिंग स्टेशनों पे सिर्फ 700 वोट, सिर्फ 700 वोट। एक पोलिंग स्टेशन 2 वोट, 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट। बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया पाकिस्तान के लिए, बड़ी खिदमत अंजाम दे दी पाकिस्तान के लिए। पीटीआई को 14 सीटें लाकर दे दी गई। वो इमरान खान जो हाथ नहीं मिला रहा पूरा, उसको कराची दे दिया और देकर उसको आजाद कर दिया, और पीछे से उसकी सेटिंग करा दी पीपल्स पार्टी के साथ कि एक दूसरे को गालियां बकते रहो और सेटिंग में रहो, न तुम उसको छेड़ना न तुम उसको छेड़ना। खुली आजादी पीपल्स पार्टी को मिल गई, एमक्यूएम को उनका पार्टनर बना दिया और 4 साल जाया किए। अल्लाह अल्लाह करके उस अजाब से जान छूटी है। तो अब ये नया ड्रामा, कि एक उस जमात को जो तुमने पहले बैन किया, जिसको उसको लाकर खुले आम गनों के साथ उसको खुली आजादी दे रखी कि वो लोगों को गोलियां मारता फिर रहा है। तो इसका मतलब है, ये तय हो गई है बात कहीं पे कि कराची के लोगों को कराची की क़यादत नहीं देनी, बाहर से लाकर अपने टाउट बिठाने हैं जो आंख के इशारे पर थिरकते रहें, जिसको लोगों का सामना ना करना पड़े, उसके एमएनए एमपीए बन जाएं, वो कोई जाकर लाहौर बैठ जाए, कोई जाकर बनी गाला बैठ जाए, लीडर को तो कोई मिलेगा ही नहीं। उनको नहीं देना शहर जेनविन लोगों को, जो कई शहर के रहने वाले हैं। तय हो गई है कहीं ये चीज। एक तजुर्बा नाकाम हुआ, दूसरा तजुर्बा शुरू हो गया। हमने 2018 के इलेक्शन से जो सबक सीखा, उसके बाद हमने बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज किया। हमने ऐसे ऐसे तरीके एडॉप्ट किए जिससे हमारे वोटों को कोई जाया ना कर सके, कोई झूठ ना बोल सके। और हमने इसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली, हमने इसमें तमाम जो जदीद आज की दुनिया के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमने उसकी मदद ली और उससे हमने एक ऐसा निजाम बना लिया, सिस्टम बना लिया, जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमें वोट कितने पड़े हैं, हमें वोट डालने वाले की तादाद क्या है। ये हमारे पास ये सिस्टम मौजूद है, ये निजाम मौजूद है प्रूफ के साथ। इस निजाम को हमने पहले NA 249 में अपनाया। अगर हमें 9,500 वोट वहां पर मिले तो मेरा वो डिजिटल सिस्टम भी यही बताता है कि हां, मुझे 9,500 ही तकरीबन वोट मिले हैं उसमें। और मिलने वाले वोट में 10, 12, 20, 50 वोटों के अलावा कोई फर्क नहीं है। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन लड़ा, हमने कोई शिकायत नहीं की। मिलने वाले वोट में मेरे सिस्टम के बताने वाली फिगर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
ये जो 16 तारीख को इलेक्शन हुआ है, इसके लिए मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, मेरे साथी लांडी कोरंगी के एक एक दरवाजे पर गए हैं, एक एक इंसान से बात की है, और एक भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया जहां पर लांडी कोरंगी के किसी घर वाले ने मेरे किसी साथी के मुंह पर दरवाजा बंद किया हो कि तुम पीएसपी से आए हो, चले जाओ। हम नहीं मानते। दुश्मन भी था, दूसरी पार्टी का भी था, तो उसने पाक सरजमीन पार्टी के किरदार की तायीद की है। उसने पाक सरजमीन पार्टी की तायीद की है। हर साथी ये बता रहा है कि जहां जहां गया है, गली मोहल्ले वालों ने उनको चाय का पूछा है, उनको पानी का पूछा है, उनको बिठाया अपने पास, अपने टेलीफोन नंबर दिए हैं, अपने घर के आईडी कार्ड नंबर दिए हैं, और वादा किया और अपने मसाइल बताए। और ये उम्मीद उनको थी कि 34-35 सालों से यहां पर एक पार्टी की हुक्मरानी है, उन्हीं का एमएनए, उन्हीं का एमपीए, ये देखो गटर उबल रहे हैं, ये देखो पानी नहीं आ रहा, ये देखो सीवरेज का निजाम कैसा है, ये देखो कचरा नहीं उठ रहा। हमें पता है मुस्तफा कमाल को अगर जरा सा मौका मिला तो वो रातों को जागकर हमारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश जरूर करेगा। सबको ये पता है बात, दुश्मन को भी पता है बात। लोगों ने ये तायीद की। हमारे पास झंडे लगाने के पैसे नहीं थे, और जिनके पास झंडे लगाने के पैसे थे उन्होंने झंडे लगाए, क्योंकि पोल सवाल नहीं करते। वो इंसानों के पास नहीं गए, हम इंसानों के पास गए, क्योंकि हमें लोगों के सवालों का डर नहीं था। और 16 तारीख को लांडी कोरंगी के बाशऊर लोगों ने, माओ बहनों ने, दुनिया ने देखा, कैमरों ने देखा, सारे मुबस्सिरीन ने देखा कि सुबह 8 बजे से अगर किसी लोग टर्न आउट होने के बावजूद, छुट्टी का दिन ना होने के बावजूद, अगर किसी पार्टी के कैंप पे लोगों का तांता बना था तो वो पाक सरजमीन पार्टी के कैंपों में था। वो पाक सरजमीन पार्टी के कैंपों में था। और हमारा जो सिस्टम था, एक एक मिनट की काउंटिंग मेरे पास आ रही थी। जो लोग वोट डाल रहे थे, उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका टेलीफोन नंबर, उनकी जगह, उनका पोलिंग स्टेशन। और शाम तक 5:14 तक आखिरी वोट डला है। 5:14 पर आखिरी वोट डला है। ए पाकिस्तान के लोगों, ए पाकिस्तान चलाने वालों, 5:14 पर आखिरी वोट डला है हमारा डॉल्फिन को, पाक सरजमीन पार्टी को। और वो 13,927 वोट पाक सरजमीन पार्टी को डले हैं। ये रहा मेरे पास उसका रिकॉर्ड। ये 258 पेजेस हैं। इस पे वोटर का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका टेलीफोन नंबर, उसका बूथ, उसकी जगह, उसका वक्त, किस वक्त उसने वोट डाला है, ये मेरे पास 13,927 वोटरों के वोट हैं जिन्होंने वोट डाला है पीएसपी को। मैं चैलेंज करता हूं, मैं इन 13,927 लोगों को नामों के साथ जमा करता हूं किसी लांडी के ग्राउंड में, एक एक के शनाख्ती कार्ड के साथ। आओ, मेरी इस बात को गलत साबित करने के लिए मुझे चैलेंज करो। तुम मेरे वोट 4,500 वोट दिखा रहे हो। नहीं मानता मैं इसको, इस रिजल्ट को नहीं मानता। ये इलेक्शन नहीं है, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ है। ये मुस्तफा कमाल की पीएसपी के साथ ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है। ये इस नाजुक मोड़ पर जब पाकिस्तान के बारे में
हर दूसरे दिन ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। आज उस पाकिस्तान की शहरग इकोनॉमी की कराची, जो कि आज भी पाकिस्तान को इस नाजुक मौके पर इकोनॉमिकली सहारा दिए बैठा है, वहां पर तुम ये खिलवाड़ कर रहे हो, वहां पर तुम ये तमाशा कर रहे हो। मैं पाकिस्तान के लोगों को आवाज लगाना चाहता हूं कि मुस्तफा कमाल और उसके साथी इस पाकिस्तान की बका के लिए अपने सब्र से, अपने हौसले से, हमने आज तक यहां तक इस पाकिस्तान को लेकर आए हैं। दुश्मनों से निहत्ते लड़े हैं और इस इलेक्शन को इसमें धांधली करने के लिए, मुझसे सीट छीनने के लिए, पीएसपी को कोई कामयाबी ना मिल जाए, इसको रोकने के लिए जब लोग नहीं रुके, अगर मेरे पास ये रिपोर्ट है तो इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के पास भी ये रिपोर्ट होगी। तो जब मेरे साथियों ने हौसला नहीं हारा, धांधली रोकना शुरू की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह से पकड़ना शुरू किए, डब्बे चोरी करके भागते हुए लोगों को पकड़ना शुरू किया, बैलेट पेपर को लेकर भागते हुए पकड़ना शुरू किया, तो फिर लाहौर से दहशतगर्दों को लाकर मेरे और मेरे निहत्ते साथियों पर, मुझ पर और मेरे निहत्ते साथियों पर, अनीस कायम खानी पर सीधी गोलियां चलाई गई। मेरा साथी शहीद किया गया, मेरे मरकजी रहनुमाओं को, मेरे कारकुनों को गोलियां मार दी गई इलेक्शन जीतने के लिए। कि हम रुक नहीं रहे थे, हम रुक नहीं रहे थे। क्या डिजाइन है ये, क्या डिजाइन है ये कि आज 2 सीटों से वफाकी हुकूमत चल रही है। एमक्यूएम ने तड़ी लगा दी होगी कि अगर जिद्दी बच्चे की तरह कि अगर हमें यह सीट नहीं मिली तो हम अपनी 6 सीटें वहां से विड्रॉ कर लेंगे हुकूमत से। तो जो लोग हुकूमत लेकर आए, हुकूमत गिर जाएगी। जो लोग हुकूमत बना कर लेकर आए, हुकूमत गिर जाएगी। उसके लिए उनको यह सीट दी गई है। हमें गोलियां मारकर, हमारे साथी का खून करके, हमारा खून करके उनको यह सीट दी गई है। लेकिन काश के ये एमक्यूएम से भी मुखलिस होते, काश के ये एमक्यूएम से भी मुखलिस होते। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबियीन, सरवर कौनैन, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम लेकर, उनकी नाम की बेहुरमती करके कोई गोली चला रहा है और नाम उनका ले रहा है। उनको लाकर एमक्यूएम के साथ खड़ा कर दिया कि ये सीट पकड़ो लेकिन औकात में रहना। उसको लाकर खड़ा कर दिया कि एमक्यूएम के और दूसरे के सीट में सिर्फ 65 वोटों का फर्क है। हमें फारिग कर दिया, हमें फारिग कर दिया और एमक्यूएम के साथ लाकर उनको खड़ा कर दिया। ये कौन सी सीट है? 2018 में इसी सीट से एमक्यूएम ने 61,000 वोट लिए और सेकंड पार्टी ने 30,000 वोट लिए। एमक्यूएम और हारने वाले का डिफरेंस 30,000 का था, 30,000 का।
वो 30,000 का डिफरेंस अब कितने वोटों का रह गया है? 65 वोटों का। तो सीट तो गई। अगर एमक्यूएम की वहां पर वफाक में एमक्यूएम की सीटों से हुकूमत नहीं चल रही होती, अगर एमक्यूएम की 6 सीटों से हुकूमत नहीं चल रही होती तो फारिग हो गए थे। तो चूंकि हुकूमत चलानी है भी, डॉलर 500 को हो जाएगा, वरना जिस दिन यह खबर आ गई कि यह भी हुकूमत नहीं चल रही, तो वो एहसान करके उनको 65 वोटों से एहसान करके ये सीट जो है वो दे दी गई है और साथ खड़ा कर दिया गया उसको, ये दिखाने के लिए कि अगली दफा ये होंगे। और हमारे 13,927 वोटों को फारिग कर दिया गया। कौन लोग हैं भाई ये? हमें तो किसी पार्टी से इतना एतराज नहीं है। हम रैली लेकर निकल रहे हैं, मैं उसकी क़यादत कर रहा हूं, और रास्ते में टीएलपी वालों के कैंप लगे हुए हैं। साथी गए, लीजिए मुस्तफा कमाल भाई चेयरमैन हमारा साथ है, प्लीज थोड़ी सी जो है वो आप अपने डेक की आवाज, अपने स्पीकर की आवाज थोड़ी देर के बंद कर दें, हम गुजर जाएं। नहीं, ये सुनने के बाद कि मुस्तफा कमाल हैं और मरकजी जुलूस है, और तेज करके स्पीकर, और तेज करके हमारे मुंह पर आकर लब्बैक लब्बैक का नारा लगा रहे हैं। अबे हम हिंदू हैं, कौन है हम? है भाई, मैं कोई यहूदी हूं, इजराइल से आया हूं, मेरे साथी कोई इंडिया से आए हिंदू हैं, तो किस पर लब्बैक लब्बैक का नारा लगा रहा है भाई? हम कौन है? हम कौन है? हमसे बड़ा आशिक रसूल है कोई? ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो ट्वीट किया है अनीस कायम खानी की हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर, और शेर व शायरी की है, ये अजीजाबाद में रहते हैं, टी ग्राउंड के साथ मदरसा इनका, इतने बड़े तुर्रम खान है ये इनके बच्चों को तकलीफ हुई है, बजाय इसके कि वो इनकी हरकतों पर, मेरे शहीद होने वाले कारकुन पर माजरत करते, उसके लिए फातिहा करते, वो अनीस कायम खानी के ऊपर ट्वीट करके जो है एतराज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री पास कर रहे हैं। अजीजाबाद में रहते हैं ये 50 सालों से। अल्ताफ हुसैन रोजाना बंदे मारता था। तुम इतने बड़े तुर्रम खान हो तो 2 ट्वीट करते ना अल्ताफ हुसैन के लिए, कोई बयान देते? गाजियाबाद में रहते हुए कैसे? वो मौलवी तो तुम तो जो है वो तुम्हारा काम है अल्लाह के लिए, हक के लिए, सच के लिए मर जाना, मर जाते ना अल्ताफ हुसैन के यहां। तो इतना जुल्म करता था वो, तुम उसके खिलाफ थे। अजीजाबाद में तुम्हारा मदरसा है, तो अल्ताफ हुसैन ने 40 सालों से बंदे मारे हैं, और हम जब वहां थे तो कर लेते, एक बयान दे देते ना हमारे खिलाफ। बहुत हक और सच बोलने वाले मौलवी हैं। तो आज मजे लगे हुए हैं कि जरा सी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर किसी को भी मारते हैं, किसी को भी यरगमाल बनाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, तो फौरन इन बच्चों को समझाने के लिए बाजवा साहब जो है वो बिजनेस क्लास का टिकट देकर इसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बुलवाकर अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं। बाजवा साहब सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। दिमाग खराब तो होना है, दिमाग खराब तो होना है। औकात ही नहीं थी। लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा था, मैं मेयर था, प्लॉट मांगते थे ये लियारी एक्सप्रेसवे में कि लियारी एक्सप्रेसवे के जो मुतासिरीन के प्लॉट उसमें हमें भी प्लॉट दे दें। ये औकात है, ये औकात है। आज अब्बू बने हुए, आज अब्बू बने हुए, क्योंकि बाजवा साहब बुलाकर, जब ये बच्चे कोई शरारत करते हैं, बाजवा साहब इनके अब्बू को बुलाकर तस्वीर खिंचवाते हैं, बड़े हो गए। आज वो अनीस कायम खानी पे ट्वीट कर रहे हैं, इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, औकात में रहो सारे के सारे। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझो।
हमें क्या डराओगे यार? हमें क्या डराओगे? हमें क्या डराओगे? बोनस की जिंदगी पे चल रहे हैं। चुप हो जाओ। बोनस की जिंदगी पे चल रहे हैं। हम जब आए थे 3 मार्च 2016 को, हमने अपने कफन दफन का उसी वक्त बंदोबस्त कर लिया था। बोल दिया था अपने बच्चों को मरने जा रहे हैं, ये सब अल्लाह चला रहा है। अरे कोई नहीं मार सकता जब मेरा रब ने जब तक ना चाहे। मारने वाला इंसान होता तो कब के मारे जा चुके होते। कोई नहीं मार सकता। हमें क्या डराओगे? तो ए पाकिस्तान के लोगों, मैं आपको गवाह बनाकर बताना चाहता हूं कि इस शहर से जो ये मुल्क चल रहा है, इसके लिए इस शहर के नौजवानों ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है। आप मुझे और मेरे नौजवानों को दोबारा उसी तरफ धकेल रहे हो, दोबारा उसी तरफ धकेल रहे हो, दोबारा उसी तरफ धकेल रहे हो। मैं क्या सिटिंग डक की तरह निहत्ते? आप किसी को भी लाइसेंस दे दो, कोई भी आकर मुझे मेरे साथियों को मारकर चला जाए और हम ऐसे ही बैठे रह जाएं? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। रियासत को फैसला करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। हम पर जो वाजिब भी नहीं थे, हमने वो भी कुर्बानी, वो भी कर्ज अदा कर दिया है। अगर यही गेम है, आपने क्या साबित किया है परसों इलेक्शन में कि इस शहर में हथियारों के बगैर सियासत नहीं हो सकती? ये साबित कर रहे हो ना आप? ये साबित कर रहे हो कि इस शहर में हथियारों के बगैर सियासत नहीं हो सकती। इस शहर में हथियारों के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। जिसके पास बंदूक होगा वही पोलिंग एजेंट कोई अरगमाल प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अरगमाल बनाएगा और मुखालफिन पर गोली चलाकर वोट हासिल करेगा। ये सिखा रहे हो? ये सिखा रहे हो? तो ऐलान करो, फिर सबको बंदूक दो, फिर जो जिएगा वो हुक्मरानी करेगा, इलेक्शन जिएगा, जीतेगा। इस मामले में फिर नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। आज इन्हीं नौजवानों की लिस्टें निकाल कर बैठते, इसके ऊपर तो इतने केसेस थे, इसके ऊपर तो इतने केसेस थे। जब वो हथियार लेकर बैठा था उस वक्त याद, जब दे रहा था उस वक्त याद नहीं आया? उस वक्त वो हीरो था? पूछो अपने पहले वाले से। आप आज उस वक्त बैठे हो जब आपको ये अमन वाला कराची मिला है, तो आपको ये अमन रास नहीं आ रहा? हर को समझाएंगे हर 3 साल के बाद, यही काम रह गया हमारा। आज जो हालात कर रहे हो आप हमारे साथ, यही हालात थे 86, 87, 88 में। आज मैंने अपने सारे मुल्क के जुबानें बोलने वाले भाइयों को जोड़ा है, लेकिन 86, 87 में क्या क्यों हथियार उठाया नौजवानों ने? आज आप कहते हो कि भाई इन्होंने इतने बंदे मारे, इतने बंदे मारे। ओ भाई, इनके भी तो बंदे किसी ने मारे हैं। क्या उनको पकड़ के मार दिया आपने? गिरफ्तार कर दिया? भाई इनके भी तो बंदे किसी ने मारे हैं। 1988 में पक्का किला में बेनजीर की हुकूमत में 18 माएं अपने शीरख्वार बच्चों के साथ सर पर कुरान रखकर 6 दिन से मुहासरा हुआ है। दूध की फरियाद करने के लिए पुलिस ने मुहासरा कर रखा बेनजीर भुट्टो के हुक्म पर। बच्चे बिलख रहे, क्या हमें सिर्फ दूध लेने दो? पानी बंद कर रखा है, गैस बंद कर रखा है। स्टेट फायर मार के 18 बेमाओं को उनके बच्चों के साथ पक्का किले के गेट पर शहीद कर दिया। आज भी उनकी कब्रें पक्का किला के गेट पर हैं। तुमने पकड़ा उन कातिलों को? तुमने मार दिया उन कातिलों को? रियासत ने इंसाफ दे दिया। 30 सितंबर साना हैदराबाद, कादिर मक्सी ने 300 आदमी मारा हैदराबाद में। गाड़ियां आई,
छुट्टी के वक्त बस स्टॉपों पे खड़े हुए उर्दू बोलने वालों को गाड़ियां आई और ब्रस्ट के ब्रस्ट मारकर 10 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा लोग तड़पते हुए रोडों पर पड़े थे। तुमने कातिलों को पकड़ लिया, तुमने सजा दे दी। रियासत ने मार दिया उन कातिलों को, नहीं मारा। सानिया कस्बा अलीगढ़ 16 दिसंबर 1986 6 घंटे तक हथियार बरदार लोग क्लाशनकोफों के साथ निहत्थे औरतों और बच्चों और मर्दों को काटते रहे, घर जलाकर उसमें जिंदा जलाते रहे। 350 से ज्यादा आदमी 16 दिसंबर 1986 सानिया पक्का अलीगढ़ कस्बा अलीगढ़ 350 आदमी एक टाइम पे मारा गया। 6 घंटे। कहां थी रियासत, कहां थी पुलिस, कहां थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? क्या पकड़ लिया, क्या गिरफ्तार कर लिया, क्या कातिलों को सजाएं दे दी? इन सारे हालात के ऊपर अल्ताफ हुसैन उठे और कहा कि रेडियो बेचो, टीवी बेचो और हथियार खरीदो मुहाजिरों। क्या करता मुहाजिर, क्या करता? आज जो तुम कर रहे हो, परसों जो तुमने किया, क्या करूं? अगला इलेक्शन लड़ने जाऊं, इसी तरह खाली हाथ जाऊं, कारकुन मरवाता जाऊं, गोलियां खाता जाऊं, ये करूं? क्या करूं? बताओ, रियासत बताए क्या करूं मैं? यही किया तुमने तो अल्ताफ हुसैन ने आवाज लगा दी कि टीवी बेचो, रेडियो बेचो, वीसीआर बेचो, हथियार खरीदो। 40 साल नहीं देखा पलट के पीछे लोगों ने, क्या तबाही बर्बादी फैल गई। हमने निकाला है, कौम को हमने उससे निकाला है। मैं कौम का स्पोक्स पर्सन बनकर आया, इस कौम का की आवाज बनकर आया कि नहीं, मेरी कौम ऐसी नहीं है। मेरी कौम का हथियार इल्म था और है, तहजीब है, तमद्दुन है। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, हम नफरत नहीं करते किसी से। और मैंने और मेरे नौजवानों ने आकर पख्तूनों को गले लगाया, बलोचों को गले लगाया, सिंधियों को गले लगाया। एक हो गए, जुड़ गए, एक हो गए, जुड़ गए। इस शहर से रॉ के तसल्लुत को बगैर गोली चलाए खत्म कराया। आज मुझ पर गोली चलाते हो, मेरे साथी नित्य नेते साथियों पर गोली चलाते हो, तो रियासत मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे कि अगला इलेक्शन में ऐसे ही जाऊं और तुम ऐसे ही किसी को लेकर आओ। नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ए पाकिस्तान चलाने वालों, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हम किसी पोस्टिंग पर नहीं आए हुए यहां पर। हम यहीं मुस्तकिल हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हमें जाना नहीं है। और हमें जिस रास्ते पे आप लेकर जा रहे हो नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सिटिंग डक की तरह हम खामोशी से अपने सीने अब आगे करके दहशतगर्दों का निशाना नहीं बनना चाहते। अब ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा नहीं होगा। या तो रियासत अपना किरदार अदा करे या फिर हम अपना बंदोबस्त खुद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अपना बंदोबस्त खुद करेंगे।
मुझे पता है, मुझे पता है साथियों, मुझे पता है, मुझे पता है। बैठो, मुझे पता है, मुझे पता है। तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है, मुझे पता है। तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है। बैठो, बैठो, तुमने साबित किया है साथियों, मुझे पता है। तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है, तुमने साबित किया है। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं कि मुझे पता है कि मेरे साथियों ने मेरे कहने पर यमन का रास्ता इख्तियार किया है। मुझे पता है कि आज मैं इनको एक इशारा करूं तो अभी इस दुनिया में कोई माई का लाल है नहीं कि हमारे ऊपर आने का सोच सके। लेकिन इसके बावजूद, लेकिन सुनो 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 बस। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें कहा हथियार नहीं उठाना है, तुमने नहीं उठाया। मैंने तुम्हें कहा किसी को पत्थर नहीं मारना है, मुखालिफ दुश्मन को भी तुमने एक पत्थर नहीं मारा। मैंने तुम्हें कहा कि सब्र करना है, तुमने सब्र किया। लेकिन साथियों, मैं तुम्हारे एहसान का बोझ अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं उठा सकता कि मेरे सामने मेरे साथी, निहत्थे साथी गोलियां लग लग कर, तड़प तड़प कर गिरे और हम बेबस होकर रियासत की तरफ देखे और रियासत खड़ी होकर तमाशा देखे। हमसे हमारा इलेक्शन भी छीने, हमें गोलियां भी मारे। अब मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं अपने साथियों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस मुल्क के चलाने वालों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। फिर मेरी कोई पाबंदी नहीं है, फिर मेरी कोई पाबंदी नहीं है। अब नहीं सब्र होता, बस बहुत हो गई, अब नहीं सब्र होता। को किरदार वाला दुश्मन हो तो समझ आती है बात। दो दो टके के उठाई गिरों से आकर हम पर गोलियां चलवा रहे हैं। अरे अगर गोली पड़वानी है तो अल्ताफ हुसैन को बड़ा करो, वो मारे गोली। किसी को बाहर से लाकर मुझे गोली मत पड़वाओ, मुझे शहर वाले से गोली पड़वाओ अगर गोली भी पड़वानी है तो। और उसके बाद एक पूरी कार्रवाई के दौरान एक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, घंटों तक चलती रही बात। उसके बाद रात में जब बहुत प्रेशर पड़ गया, लोग पूरा मीडिया पूरी दुनिया शोर मचाने लगी, तो जाकर दहशतगर्दों के अगर पास गए तो जिनके लोग मरे हैं, हमारे साथियों को घरों पे भी आ गए पुलिस वाले, खवातीन से बदतमीजियां कर रहे हैं, हमारे भी साथियों को गिरफ्तार करके ले गए। क्यों भाई, किस जुर्म में? एक तस्वीर दिखाओ कि मेरे किसी साथी के पास हथियार हो, एक तस्वीर दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ कि मेरे किसी साथी के पास, किसी कारकुन जिम्मेदार के पास हथियार हो। जो मुस्तफा कमाल को, अनीस कायम खानी को सरकार ने दो पुलिस वाले दिए हुए, वो अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करते करते भाग रहे थे। इसके अलावा कोई पुलिस वालों के अलावा कोई एक आदमी है ही नहीं, हमने दिया नहीं हथियार होता तो वापस जाते, हमारे साथियों के पास हथियार होता तो वापस जाते।
मारने वाले वापस जाते। एक हथियार दिखाओ हमारे पर, दिखाओ कोई फुटेज, सबकी फुटेज बनी हुई है। उसके बावजूद खाना पूरी कर रही है पुलिस, घरों में कूद रही है। अभी भी कोरंगी से साथियों को, मलिक से साथी को उठवाया हो, 7 साथियों को अरेस्ट कर रखा है। फरहान अंसारी जो मेरा नेशनल काउंसिल मेंबर है, दिन भर उसको मारा है। 25-25, 30-30 लोगों ने मिलकर, डटा रहा हो जवान की तरह अपनी जगह पे, हिला नहीं है वहां से। उसके घर पर रेड कर रहे हो, मेरे और साथी पिटते रहे, दिन भर सबर किया है, गोलियां खाते रहे। 100 लोग जमा होकर मेरे एक एक नियत के साथी को पोलिंग स्टेशनों पे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, सबर किया। उन्हीं को रात में गिरफ्तार कर रहे हो, उन्हीं के घर पर रेड कर रहे हो। मैं वार्न कर रहा हूं सिंध पुलिस को कि इंसान के बच्चे बनो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये कोरंगी और मरीज से साथी गिरफ्तार किए, किस जुर्म में, कौन मरा है, किसको गोली लगी है? हम मरे, हमें गोली लगी है, हमारा इलेक्शन छीना है। हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को, जाली वोट डालने वालों को डब्बे चोरी करते हुए पकड़ा है। तुम हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रहे हो। ये ड्रामा हमारे साथ ना करो, नहीं करो हमारे साथ। मैं जनरल बाजवा साहब को आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ क्या आपकी मर्जी से हो रहा है? अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो फिर आप इसको रुकवाएं, वरना ऐलान करें कि हां हमारी मर्जी से हो रहा है, वरना खुलकर बोले कि हां मेरी मर्जी से हो रहा है। नहीं हो रहा तो आप इसको रुकवाएं, हमें दीवार से ना लगाएं और इंसाफ फराहम करें। हम भीख नहीं मांग रहे, हम मदद नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। हम अल्लाह से मांगने वाले लोग हैं और ये जो कुछ है ये अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्जी है। ये उसकी मर्जी से सब कुछ हुआ है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता टूट कर नहीं गिर सकता था। तुम इलेक्शन भी नहीं चोरी कर सकते थे, मुझ पर गोली भी नहीं चला सकते थे, मेरा साथी भी शहीद नहीं कर सकते थे। ये हुआ तो अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन रब नहीं दिखाया कि किस किस ने अपना मुंह काला किया है इस दौरान, किस किस ने अपना मुंह काला किया है। रब की मंशा से है, लेकिन मुंह काला करने वालों को अल्लाह ताला ने एक्सपोज किया है। हमारा इम्तिहान है, इस इम्तिहान में भी कल हम परसों अमन से सुरखरू होकर निकले, सुरखरू होकर निकले कि 3 दिन से लोग वीडियो देखे जा रहे हैं कि कोई एक आदमी निकालें जिसके हाथ में हथियार और पीएसपी का हो। एक आदमी नहीं मिला, एक आदमी। वो ऐसा थियो, तुम्हारी जवाब मर्दी से खौफजदा है। ये कौन लोग हैं? ये किस पार्टी के लोग हैं? कितनी स्टेट फायरिंग के बावजूद एक आदमी हथियार के साथ नहीं है और एक आदमी जगह छोड़कर नहीं भागा। मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं, मैं तुम्हें खराजे तहसीन पेश करता हूं और मैं तुम्हें फतेह मुबीन की मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाअल्लाह ताला इन सारे जालिमों को अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से इनका खात्मा करवाना है और खात्मा करवाना है। ये काम भी हमें मिल गया है। इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती करने वालों का काम भी हमें मिल गया है। अल्लाह ने हमें दे दिया ये काम, हम कबूल करते हैं, हम कबूल करते हैं। वो अल्लाह और रसूल, अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हैं और उनका मौलवी लाहौर से वीडियो जारी कर रहा है कि तुम है कराची वालों, तुम गुटखा पान खाने वाले हो और हम खून पीने वाले हैं। मौलवी कह रहा है, लब्बैक का नारा लगाने वाला। मैं आगे बात नहीं करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं। हमने उनकी रजा के लिए उनके सामने शर्मिंदा ना होने के लिए और उनको अल्लाह के रसूल की नाराजगी मोल ना लेने के लिए मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आपस में मिलाया है। इस शहर में मैंने मिलाया है।
कि शहर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हाथों से, कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले 22 लोग ज़बा होते थे। सब कलमा पढ़ने। एक लम्हे के लिए सोचो कि जब हम मैदान हशर में आका के सामने खड़े होंगे तो जो मुसलमान भाई मेरे हाथ से मारा जाएगा और उसके हाथ से मैं मारा जाऊंगा, तो वो रसूल के आगे शिकायत करेगा नहीं करेगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका कलमा पढ़ने वाला था, ये भी आपका नाम लेवा था, लेकिन इसने आपके नाम की लाज नहीं रखी, इसने आपके नाम की लाज नहीं रखी, इसने मुझ पर ज्यादती की है, मुझे मारा है। वो जहां कोई मददगार नहीं होगा उनके अलावा, वो जहां कोई शिफात करने वाला नहीं होगा उनके अलावा, उनको क्या मुंह दिखाओगे? तो मैंने अपनी और मेरे साथियों ने अपनी 35-35 साल की रफाकत छोड़ दी, सेनेटरशिप छोड़ दी, डिप्टी कन्वीनरशिप छोड़ दी, डिप्टी मेयरशिप छोड़ दी, अपनी दोस्ती छोड़ दी, खानदान छोड़ दिया, सगा भाई छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के फरमान को पे अमल करते हुए अल्लाह के रसूल की उम्मत को हमने जोड़ा है। हमसे बड़ा कौन आशिक रसूल है? हमसे बड़ा कौन आशिक रसूल है? हमसे बड़ा ये आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान ट्वीट कर रहे हैं, अगर इतने बड़े हक वाले थे अल्ताफ हुसैन के कलमा पढ़ने वालों को मारने वाले पे ट्वीट करते ना, बयान देते ना, कैसे देते? अल्लाह से ज्यादा अल्ताफ हुसैन का डर था। हां, अल्लाह से ज्यादा अल्ताफ हुसैन का डर था कि अजीजाबाद में ही मदरसा है, घुस जाएगा वो मदरसे में, 2 यूनिट इंचार्ज भेजेगा, सब फारिग हो जाएंगे। 40 साल के बाद अनीस कायम खानी की बात याद आ रही है? हक वाले मौलवी बनते हो, हमें छेड़ते हो। चांद देख देख कर पैसे सरकारी कमाने वाले हमसे मुंह लग रहे हैं, सरकारी तनख्वाहों पे पलने वाले। तो मेरे साथियों, मैंने फैसला किया है, एक बात का फैसला किया है कि इस शहर पे किसी को बाहर से किसी को लाकर कब्जा नहीं करने देंगे। बोलो, तुम इस मेरे फैसले के साथ हो? जो भी है, जैसा भी है, इस शहर का रहे। एक तजुर्बा पीटीआई वाला, दूसरा तजुर्बा टीएलपी वाला नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। मैंने ये फैसला किया है, मैंने ये फैसला किया है कि शहर पे किसी को बाहर से किसी को लाकर शहर पर कब्जा करने नहीं देंगे। अगर कोई ये समझता है कि हमारी कोई मजबूरियां हैं, कोई मजबूरियां नहीं है हमारी, कोई मजबूरियां नहीं है, कोई मजबूरियां नहीं है हमारी। इस शहर के लोगों को अपने हक के लिए अपना फैसला करने दो, उसमें रखने ना डालो, वरना ये शहर जो पाकिस्तान चला रहा है, इस शहर में तबाही बर्बादी हुई, लोग बदजन हुए, तो ये शहर तबाह नहीं होगा, पाकिस्तान तबाह होगा। बहुत मुश्किल से हम इस जगह पे आए हैं, हमें यहां से वापस 10 साल पहले ना भेजा जाए। और आज मैंने आपके सामने, पाकिस्तान वालों के सामने सारी बातें खुलकर रख दी हैं कि शहर से असलहा पकड़ा नहीं गया, नौजवानों ने दिया है। हमारे सामने बैठकर तारीफें करते हैं, बहुत पीछे से अपने रैंक्स लगाते हैं, अपनी तरक्की प्रमोशन कराते, और वहां बैठकर इन्हीं लड़कों के ऊपर, इन्हीं लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। फाउल प्ले नहीं होगा, फाउल प्ले नहीं होगा, फाउल प्ले नहीं होगा। और पूरी पार्टी के ऊपर कहीं फैसला कर रखा है कि इनको जगह नहीं देनी है। इस सारे इम्तिहान से गुजरने के बावजूद, इस सारा किरदार दिखाने के बावजूद, और उस पर तबाही बर्बादी करते चले जा रहे, शहर पे तजुर्बे करते चले जा रहे। 4 साल पीटीआई का तजुर्बा, अब इनका तजुर्बा।
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैं इतने कहे हुए को मैं समझता हूं कि मैं बाजवा साहब को आवाज लगा के कहता हूं कि अपनी रियासत, अपनी इस इदारे की पॉलिसीज को आप रिव्यू करें, मालूम करें कि कहां प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं बता दूंगा कहां प्रॉब्लम हो रही है, नामों के साथ बता दूंगा। जो पहले वाले लोग थे, जब यह शहर खराब था, जब मर रहे थे लोग, उनसे बुलाकर बैठकर पूछें किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। 90 से असलहा पकड़ा नहीं गया, इन नौजवानों ने दिया है, जिसकी आप बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाकर प्रमोशन ले रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गने थी, अल्ताफ हुसैन ने फौज से लड़ने के लिए असला जमा कर रखा था, हवाई फायरिंग के लिए नहीं। ये कुर्बानी कम कुर्बानी है। इतने सारे कुछ के गुजरने के बावजूद के बाद आज जो लोग हैं उनको एहसास ही नहीं है, और हम पर कोई गोली चलाए और कोई रियासत खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। हमारा कोई इलेक्शन छीने, रियासत अगर साथ नहीं है तो फिर चुप रह के जुर्म कर रही है, या तो कनाइवेंस है, या तो पार्टनर्स इन क्राइम है, या फिर मुजरिमाना खामोशी है। फिर तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा नुकसान। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फैसला चाहिए। हम नियत्ते अपने साथियों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते। मैं इस मौके पे वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये जो फायरिंग का वाकया हुआ, शहादत हुई, तो कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया जाए वकू पे, कोई डीआईजी, एसएसपी, एसएचओ नहीं आया, एक पुलिस वाला नहीं आया। मेरे साथियों को गिरफ्तार कर रहे हो, घरों पे जा रहे हो, बदतमीजियां कर रहे हो। हमारे ऊपर आने फायरिंग होने के ऊपर मेरी घर की गाड़ी पे, मेरी एलईए की गाड़ी पर फायरिंग हुई, नहीं आया। मुझे गोली लगी, नहीं आया कोई पूछने, कोई पुलिस वाला नहीं आया। हां, डीजी रेंजर्स जनरल इफ्तिखार साहब ने पहली बेल पर मेरी कॉल उठाई है, मेरी बात सुनी है, और चंद मिनट के अंदर अपना सेक्टर कमांडर उस स्पॉट पे भेजा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। रेंजर्स सबसे पहले और आखिर में आने वाली वहां पर रेंजर थी, पहले आने वाली रेंजर थी। सेक्टर कमांडर ऑन द स्पॉट भेजा है और मुझे मैसेज किया कि मेरा आदमी वहां खड़ा है, प्लीज कोई उससे बात करे। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन किसी पुलिस ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ना नहीं आए, और मुझे रिस्पॉन्ड की बात नहीं है। आज जो लोग मेरे लोग उठाते फिर रहे हैं, वो जहां फायरिंग हुई वहां क्यों नहीं आए? तुम शामिल हो फायरिंग कराने वालों में? ये सिंध हुकूमत शामिल है फायरिंग कराने वालों में? ये पुलिस इसका हिस्सा है? संभाल लोगे तुम हमें? ये मुल्क इस काबिल है? अभी बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, शुमाली वजीरिस्तान संभल नहीं रहा, तुम नया फसाद खड़ा करना चाहते हो, खिलवाड़ कर रहे हो मुल्क की सिक्योरिटी के साथ, मुल्क की सलामती के साथ। एक पुलिस वाला नहीं आया। तो मैं इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जनरल इफ्तिखार साहब डीजी रेंजर्स का, और इस तमाम मामले में मुझे पता है कि उन्होंने कानून और तमाम चीजों से हमारी मदद की है। हमारी जितनी भी अब तक दाद रसी हुई है, वो डीजी रेंजर्स और उनके लोगों ने हमें पूछा है, हमारी बात सुनी है। कोई पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।
और इस सारे मामले पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी तहकीकात करें। और मुझे यह भी पता है कि ये डीजी रेंजर्स साहब का फैसला नहीं होगा उनके लेवल का कि इलेक्शन के पोलिंग स्टेशनों पे रेंजर्स खड़ी ना हो। ये किसी ने तो फैसला किया है। मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे, जिसको खुद से सरकार ने मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर किया है, उसके अगले दरवाजे पर एक पुलिस वाला, उसके पिछले दरवाजे पे एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया। तो आपने, इसका मतलब है सारे 2 नंबर दहशतगर्दों को इजाजत दी ना पहले से कि भाई दरवाजा खुला है, लूट लो, चोरी कर लो। तो डेफिनेटली ये डीजी रेंजर्स साहब का फैसला नहीं होगा। उनको तो जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं जानता हूं, नफीस आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, मैं किसी के लिए बात नहीं करता, जिनको जानता हूं उन्हीं के लिए बात करता हूं। और वो बिल्कुल अपराइट इंसान है, अच्छे डीजी रेंजर्स की वजह से नहीं, वो अच्छे इंसान बहुत है, शरीफ आदमी, अच्छे इंसान है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी मोरल सपोर्ट की। अगर इस सारे सहने के बाद किसी ने हमारी दादरसी की है तो डीजी रेंजर्स साहब ने अपने लोग भेजे और रेंजर्स ने जो वो पहली पूछने आए हैं, अगर उस स्पॉट पे कोई आए हैं फायरिंग के बाद तो रेंजर्स आई है। पुलिस आज तक, पुलिस हमारे साथियों को नाजायज गिरफ्तार करने जरूर आ रही है। पुलिस अभी तक जो है वो उसने हमारे मकतूल की एफआईआर भी हम गए, हमारी एफआईआर भी सही से उन्होंने नहीं ली है। ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ है। हम तमाम हालात और मेरे साथी तमाम हालात और इन तमाम किस्म के सिचुएशन से को डील किए हुए लोग हैं। ये हमारे लिए मसला ही नहीं है। हमारा मसला तो अमन से रहना है, हमारा मसला तो सब्र करना है, हमारा तो सबसे बड़ा मसला उसूलों पे चलना है। जिस दिन हमने अमन का रास्ता छोड़ दिया, जिस दिन हमने उसूलों का रास्ता छोड़ दिया, जिस दिन हमने सब्र का रास्ता छोड़ दिया, फिर हमारे लिए क्या मसला है? फिर हमारे लिए क्या मसला है? भाई फिर को मसला है, फिर को मसला नहीं है तो हमें अमन से रहने दो, हमें उसूल पे रहने दो और हमारे सब्र का इम्तिहान और मत लो, हमारे सब्र का इम्तिहान और मत लो। मैंने आवाज लगाई है कि इस कराची के हक को, कराची के मैंडेट को हम किसी को बाहर से आकर चुराने, किसी को अपने गेम खेलने नहीं देंगे कि यहां पर टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे गेम, सारी चीजें करे। ये गेम नहीं चलेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से शहर को एक किया है। इसको मैं, इस पाकिस्तान का ये एसेट है। इस सारी जुबानें बोलने वाले आज एक झंडे के नीचे जमा हैं। मैं इसको इतनी आसानी से जाया नहीं होने दूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर दम लेंगे। बोलो साथियों, इंशाअल्लाह ताला तैयार हो? सब तैयार है इंशाअल्लाह ताला, सब तैयार है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीएसपी जिंदाबाद।